Build your dreams, live rich, and leave rich. कभी सोचा है कि हमारे माता पिता या दादा दादी के लिए चीजें कितनी सीधी साधी थीं? हाँ, मतलब सब कुछ नजर के सामने होता था। एकदम। उनकी सारी संपत्ति, जमीन के कागजात, सोना, एफडीज, सब एक बक्से या अलमारी में। लेकिन आज हमारा पैसा पता नहीं कहाँ कहाँ बिखरा हुआ है। बैंक अकाउंट, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स। डिजिटल वॉलेट, जाने क्या क्या। हाँ, और अगर कल को कुछ हो जाए तो क्या हमारे परिवार को पता भी है कि ये सब कहाँ है? मतलब इसे इस्तेमाल कैसे करना है? सारी जमा पूंजी एक उलझन बनकर रह जाएगी। ये बहुत गहरी बात है और इसी उलझन को सुलझाने का नाम है रिटायरमेंट प्लानिंग। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि रिटायरमेंट का मतलब है काम बंद कर देना। नहीं, तो फिर क्या है? इसका असली मतलब है वित्तीय स्वतंत्रता पाना। एक ऐसी स्थिति जहां आपको पैसे के लिए काम करने की जरूरत ना हो, बल्कि पैसा आपके लिए काम करे। तब आप अपनी शर्तों पर जिंदगी जी सकते हैं। बिल्कुल। तो आज हम द लेगेसी डायरी और दूसरे स्रोतों के आधार पर इसी बड़ी सी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे, एकदम आसान भाषा में। हाँ, मतलब चाहे कोई अपने 20s में हो, 40s में हो या रिटायरमेंट के दरवाजे पर खड़ा हो। मकसद ये समझना है कि एक सुरक्षित और सम्मानजनक भविष्य की तैयारी कैसे की जाए। देखिए, इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है रिटायरमेंट प्लानिंग को एक घर बनाने जैसा सोचना। जब हम घर बनाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? एक मजबूत नींव डालते हैं, जाहिर है। बिल्कुल। और आपकी वित्तीय योजना की नींव है आपका सुरक्षा कवच, यानी एक अच्छा हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस। इसके बिना एक बड़ी बीमारी या कोई अनहोनी आपके सालों की बचत को हफ्तों में खत्म कर सकती है। हाँ, पूरी इमारत बनने से पहले ही ढह जाएगी। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, वे सीधे छत डालने की सोचते हैं। समझ गया। तो हेल्थ इंश्योरेंस एक तरह का शॉक एब्जॉर्बर है, ताकि पहली ठोकर में ही गाड़ी ना बिखर जाए। ठीक है, नींव तो पक्की हो गई। अब इस पर दीवारें कैसे खड़ी करें? दीवारें हैं आपकी बचत, खास तौर पर आपका इमरजेंसी फंड। ये आपको स्थिरता देती हैं। मान लीजिए नौकरी चली गई, बिजनेस में घाटा हो गया, तो ये दीवारें आपको संभाले रखती हैं। एकदम। और जब नींव और दीवारें तैयार हों, तब आती है छत। और छत है हमारा निवेश। एकदम सही। छत आपका निवेश है जो आपको जिंदगी भर महंगाई की धूप और अनिश्चितताओं की बारिश से बचाता है। लेकिन लोग नींव और दीवारों की चिंता किए बिना सीधे छत बनाने, मतलब निवेश करने कूद पड़ते हैं। और फिर जब बाजार में हल्का सा भी तूफान आता है तो सब बिखर जाता है। बिल्कुल। ये घर वाला उदाहरण कमाल का है। इसने पूरी तस्वीर साफ कर दी। इसका मतलब ये सिर्फ पैसे बचाने के बारे में नहीं है, ये तो एक सही संतुलन बनाने के बारे में है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। जैसे हम छोटी दूरी के लिए पैदल चले जाते हैं और लंबी यात्रा के लिए ट्रेन या फ्लाइट लेते हैं, वैसे ही अलग अलग वित्तीय लक्ष्यों के लिए अलग अलग साधन होने चाहिए। छोटी अवधि के लक्ष्यों के लिए एफडी या लिक्विड फंड। हाँ, वो सुरक्षित है। लेकिन रिटायरमेंट जैसे 20-30 साल दूर के लक्ष्य के लिए आपको एक तेज रफ्तार गाड़ी चाहिए, जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड। सही साधन चुनना ही आधी लड़ाई जीत लेना है। तो चलिए इस मानसिकता को थोड़ा और समझते हैं। पहले लोग कहते थे बचत ही सब कुछ है, लेकिन अब लग रहा है कि संतुलन ही असली संपत्ति है। हाँ, और इसी सोच से कुछ नए चलन भी आए हैं, जैसे डिंक्स यानी डबल इनकम नो किड्स, या फिर फायर मूवमेंट। हाँ, फायर, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। ये पश्चिम में तो बहुत बड़ा ट्रेंड है। लोग 40 की उम्र में रिटायर होकर दुनिया घूमना चाहते हैं। पर क्या ये भारत में भी उतना ही प्रैक्टिकल है? यहाँ तो पारिवारिक जिम्मेदारियां ही अलग होती हैं। ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, भारत में फायर का मतलब पश्चिम जैसा नहीं हो सकता। हमारे ऊपर माता पिता की देखभाल, बच्चों की पढ़ाई जैसी जिम्मेदारियां होती हैं। तो यहाँ फायर का क्या मतलब है? यहाँ इसका मतलब 40 की उम्र में काम छोड़ देना नहीं है। यहाँ इसका मतलब है 40 की उम्र तक इतनी वित्तीय स्वतंत्रता हासिल कर लेना कि आप अपनी शर्तों पर काम चुन सकें। मतलब बॉस की डांट सुनने की मजबूरी खत्म। आप वो काम करें जो आपको पसंद है, भले ही उसमें पैसे थोड़े कम हो। बिल्कुल। ये नौकरी छोड़ने की नहीं, बल्कि अपनी पसंद की जिंदगी जीने की आजादी है। आप चाहें तो अपना काम जारी रखें या कम तनाव वाला कोई काम करें। आजादी ही असली रिटायरमेंट है। वाह, ये परिभाषा तो पूरी सोच ही बदल देती है। तो इस आजादी तक पहुंचने के लिए आपने म्यूचुअल फंड का जिक्र किया। कई लोग तो शेयर बाजार के नाम से ही डर जाते हैं।
उन्हें ये जुआ लगता है। और ये डर अज्ञानता से आता है। म्यूचुअल फंड, खासकर इक्विटी म्यूचुअल फंड, लंबी अवधि में दौलत बनाने का सबसे स्मार्ट तरीका है। हाँ, शॉर्ट टर्म में बाजार ऊपर नीचे होता है, वो उसका स्वभाव है। वही तो। लेकिन अगर आप 15-20 साल का समय दें तो इक्विटी ने ऐतिहासिक रूप से हर दूसरे एसेट क्लास, सोना, प्रॉपर्टी, एफडी से बेहतर रिटर्न दिया है। और इसमें भी जो स्मॉल कैप फंड होते हैं, उनसे तो लोग और भी ज्यादा डरते हैं, कहते हैं बहुत जोखिम भरा है। उनका डर एक हद तक सही है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में उनमें काफी उतार चढ़ाव होता है, एक रोलर कोस्टर की तरह। लेकिन यहाँ समय आपका सबसे बड़ा दोस्त है। अगर आप स्मॉल कैप फंड को 10-15 साल का समय देते तो उनका रिटर्न अक्सर 15 से 20% CAGR तक पहुंच सकता है। 15 से 20%? ये सुनने में तो मतलब टू गुड टू बी ट्रू जैसा है। क्या ये सिर्फ सबसे अच्छे हालात का अनुमान है? असल में लोगों को किन उतार चढ़ावों के लिए तैयार रहना चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल है। ये कोई गारंटी नहीं है, ये ऐतिहासिक प्रदर्शन पर आधारित एक संभावना है। और इस सफर में ऐसे साल भी आएंगे जब आपका पोर्टफोलियो 20-30% नीचे चला जाएगा। ओह, यहीं पर अनुशासन और हिम्मत की जरूरत होती है। जो लोग घबरा कर निकल जाते हैं वे नुकसान उठाते हैं, जो टिके रहते हैं वही लंबी अवधि में ऐसी दौलत बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा घर बनाने का ब्लूप्रिंट है, नींव, दीवारें और छत, ये अलग अलग उम्र के लोगों के लिए कैसे काम करेगा? चलिए युवाओं से शुरू करते हैं। कोई 25 साल का है, अभी नौकरी लगी है, वो कैसे शुरू करें? यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। युवाओं की सबसे बड़ी गलती ये नहीं है कि वो कम निवेश करते, बल्कि ये है कि वो निवेश शुरू ही नहीं करते। उन्हें लगता है जब सैलरी बढ़ेगी तब करेंगे। हाँ, जबकि उनका सबसे बड़ा हथियार पैसा नहीं, समय है। और यहीं पर कंपाउंडिंग का जादू काम करता है। हाँ, कंपाउंडिंग, जिसे अक्सर दुनिया का 8वां अजूबा कहते हैं। एक उदाहरण से समझाएंगी? जरूर। मान लीजिए 25 साल की रिया हर महीने सिर्फ 10,000 रुपए एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में डालना शुरू करती है। सिर्फ 10,000? हाँ, अगर उसे औसतन 12% का रिटर्न मिलता है तो 55 साल की उम्र में, यानी 30 साल बाद, उसके पास लगभग 3.5 करोड़ रुपए जमा होंगे। 3.5 करोड़? सिर्फ 10,000 रुपए महीने से? और अगर कोई शुरू करने में देर कर दे तो? यहीं पर कहानी बदल जाती है। मान लीजिए रिया का दोस्त आरव 35 साल की उम्र में उतना ही निवेश शुरू करता है, 10,000 रुपए महीने का। उसे भी 12% का ही रिटर्न मिलता है। तो लेकिन 55 साल की उम्र में, यानी सिर्फ 20 साल के निवेश के बाद, उसके पास होंगे महज 95 लाख रुपए। एक मिनट, क्या सिर्फ 10 साल की देरी और नुकसान 2.5 करोड़ रुपए का? ये तो अविश्वसनीय है। यही कंपाउंडिंग की शक्ति है। ये एक स्नोबॉल की तरह है। शुरुआत में छोटा लगता है, लेकिन जितना लंबा रास्ता तय करता है उतना ही विशाल होता जाता है। तो युवाओं के लिए सलाह क्या है? अपने कौशल को बढ़ाने पर ध्यान दो ताकि आय बढ़े, लेकिन साथ ही एक छोटे SIP से आज ही शुरुआत करो और क्रेडिट कार्ड जैसे महंगे कर्ज के जाल से बचकर रहो। ये तो हुई युवाओं की बात। अब उन लोगों पर आते हैं जो जिंदगी के बीच के पड़ाव पर हैं, 35 से 50 की उम्र वाले। उनके सिर पर तो होम लोन, बच्चों की स्कूल फीस, बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। वो संतुलन कैसे बनाएं? ये इस उम्र की सबसे बड़ी चुनौती है। ज्यादातर लोग, खासकर सैलरी पाने वाले, एक ही सपना देखते हैं, होम लोन से जल्द छुटकारा पाना। उन्हें लगता है कि कर्ज मुक्त होना ही सबसे बड़ी जीत है। बिल्कुल। लेकिन एक मिनट, इसमें गलत क्या है? कर्ज मुक्त होने का जो मानसिक सुकून है उसकी कोई कीमत नहीं है ना? क्या हम इस फैसले में सिर्फ गणित देख रहे हैं और इंसान की भावनाओं को नजरअंदाज कर रहे हैं? आपने बिल्कुल दुखती रग पर हाथ रखा है, और वो मानसिक सुकून वाकई बहुत कीमती है। लेकिन चलिए गणित को भी समझते हैं ताकि हम एक सूचित फैसला ले सकें। ठीक है। होम लोन को जल्दी चुकाना अक्सर एक खराब वित्तीय निर्णय होता है। क्यों? क्योंकि महंगाई चुपचाप आपके कर्ज की असली कीमत को कम कर रही है। आज की 1 लाख रुपए की कीमत 20 साल बाद बहुत कम होगी। तो आप कह रही हैं कि लोन की EMI चलने दें और जो अतिरिक्त पैसा है उसे कहीं और निवेश करें? हाँ, मान लीजिए आपका होम लोन 8-5% पर है और आप अतिरिक्त पैसा चुकाने की जगह उसे एक अच्छे म्यूचुअल फंड में SIP कर देते हैं जो लंबी अवधि में 12-13% का रिटर्न दे सकता है। तो आप अपने पैसे पर ज्यादा कमा रहे हैं, बजाय इसके कि आप एक सस्ता लोन चुकाएं। और 20 साल में ये अंतर आपको करोड़पति बना सकता है। बिल्कुल। और इसी उम्र में एक और चीज जरूरी हो जाती है, तरलता, यानी लिक्विडिटी। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। शालिनी की कहानी से समझते हैं। उसके पास चेन्नई में 2 अपार्टमेंट थे और काफी सारे सोने के गहने।
कागज पर वो करोड़पति थी। लेकिन जब उसके पिता अचानक अस्पताल में भर्ती हुए और तुरंत 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ी तो उसके पास कैश नहीं था। उसे अपनी संपत्ति के होते हुए भी दोस्तों से ज्यादा ब्याज पर पैसे उधार लेने पड़े। क्योंकि अपार्टमेंट या सोना रात भर में तो बिक नहीं सकता। तो सही तरीका क्या होता? सही तरीका था उसकी दोस्त स्मिता का, जिसने हमेशा 6 महीने के खर्चों के बराबर एक लिक्विड इमरजेंसी फंड बनाकर रखा था। जब उसके परिवार पर संकट आया तो वो पैसा बिना किसी देरी के काम आया। सबक ये है कि जो संपत्ति संकट में तुरंत कैश में नहीं बदली जा सकती, वो एक फैंसी देनदारी की तरह है। एकदम। आपकी असली ताकत कागजी संपत्ति में नहीं, बल्कि हाथ में मौजूद कैश में है। ये एक बहुत बड़ा सबक है। अब आते हैं उस पड़ाव पर जब लोग रिटायरमेंट के बिल्कुल करीब हैं, 50 की उम्र के बाद। यहाँ तो प्राथमिकताएं बदल जाती होंगी। बिल्कुल। इस पड़ाव पर ध्यान दौलत बनाने से ज्यादा दौलत को सुरक्षित रखने और उससे एक नियमित आय बनाने पर होना चाहिए। और यहीं पर लोग सबसे बड़ी भावनात्मक गलती करते हैं। क्या? वे अपनी सारी जमा पूंजी और संपत्ति प्यार में आकर बच्चों में बांट देते हैं और फिर अपने ही छोटे छोटे खर्चों के लिए उन पर निर्भर हो जाते हैं। और इसी निर्भरता से सम्मान में कमी आने लगती है। ये तो मैंने कई परिवारों में देखा है। यही सबसे बड़ा दुख है। जीवन के अंतिम पड़ाव में सम्मान संपत्ति देने से नहीं, बल्कि वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर रहने से आता है। कोई उदाहरण है इसका? कृष्ण की कहानी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। एक रिटायर्ड पेशेवर, उन्होंने अपनी जमीन और घर बच्चों में बराबर बांट दिए, लेकिन अपना 1 करोड़ रुपए का प्रोविडेंट फंड अपने पास रखा। अच्छा, और उस 1 करोड़ का उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस पैसे से एक सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान मतलब SWP शुरू किया, जिससे उन्हें हर महीने एक पेंशन जैसी रकम मिलने लगी। वाह! उस आय से वे अपने खर्चे पूरे करते थे, पूरे परिवार को साल में एक बार छुट्टियों पर ले जाते थे और अपने पोते पोतियों को महंगे तोहफे भी देते थे। और ये सब बिना किसी से एक पैसा मांगे। मतलब उन्होंने संपत्ति तो दी, लेकिन अपनी गरिमा और आत्मनिर्भरता का कंट्रोल अपने हाथ में रखा। एकदम। इससे उन्हें परिवार में पहले से ज्यादा सम्मान मिला और वे कभी किसी पर आर्थिक बोझ भी नहीं बने। उन्होंने अपनी आत्मनिर्भरता नहीं छोड़ी और यही उनकी सबसे बड़ी संपत्ति साबित हुई। तो अगर कोई इन सब बातों को एक सरल एक्शन फ्रेमवर्क में बदलना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए? मतलब बस 3-4 सबसे जरूरी कदम जो उसे 90% लोगों से आगे रख सकें। अगर मैं सब कुछ निचोड़कर सिर्फ कुछ बातें बताऊं तो वो ये होंगी। सबसे पहला, अपने घर की नींव डालिए, यानी एक पर्याप्त हेल्थ इंश्योरेंस। हाँ, आज ही लीजिए। एक बड़ी बीमारी आपकी रिटायरमेंट की सारी बचत को दीमक की तरह चाट सकती है। ये सब के लिए अनिवार्य है। ठीक है, नींव हो गई, अब दीवारें। दूसरा, आपातकालीन निधि यानी इमरजेंसी फंड बनाइए। कम से कम 6 महीने के जरूरी खर्चों के बराबर पैसा ऐसी जगह रखें जहां से वो 24 घंटे में निकल सके। जैसे सेविंग्स अकाउंट या लिक्विड म्यूचुअल फंड। बिल्कुल। ये आपके घर की मजबूत दीवारें हैं जो आपको किसी भी तूफान से बचाएंगी। नींव और दीवारें तैयार, अब छत की बारी यानी निवेश। हाँ, तीसरा कदम है जल्दी शुरुआत करें। उम्र या सैलरी की परवाह किए बिना आज ही इक्विटी म्यूचुअल फंड में एक छोटा SIP शुरू करें। याद रखें, निवेश में आपका सबसे ताकतवर हथियार पैसा नहीं, समय है। कंपाउंडिंग के जादू को काम करने के लिए समय चाहिए। और आखिरी और चौथा कदम, तरलता बनाए रखें। अपनी सारी दौलत जमीन या सोने जैसी चीजों में मत फंसाइए जिन्हें बेचना मुश्किल हो। आपकी वित्तीय स्वतंत्रता इस बात से तय होती है कि जरूरत के वक्त आपके हाथ में कितना कैश आ सकता है। नकदी या तरल निवेश आपको सुरक्षा और स्वतंत्रता दोनों देते हैं। बस ये 4 कदम आपको वित्तीय रूप से बेहद मजबूत बना देंगे। तो आज की इस गहरी पड़ताल को अगर हम कुछ मुख्य बातों में समेटना चाहें तो वो क्या होंगी? 5 मुख्य बातें हैं जिन्हें हमेशा याद रखना चाहिए। पहली, रिटायरमेंट प्लानिंग बुढ़ापे के लिए नहीं, बल्कि आज वित्तीय आजादी पाने के लिए है। असली लक्ष्य काम छोड़ना नहीं, अपनी शर्तों पर जीने की आजादी पाना है। दूसरी बात समय के बारे में थी। हाँ, दूसरी, निवेश में आपका सबसे बड़ा हथियार समय है। सिर्फ 10 साल की देरी से करोड़ों का नुकसान हो सकता है, जैसा हमने रिया और आरव के उदाहरण में देखा। तीसरी, तरलता। सही, जो संपत्ति जरूरत के समय काम ना आए वो एक बोझ है। और चौथी बात सम्मान से जुड़ी थी। बिल्कुल। चौथी, बुढ़ापे में सम्मान संपत्ति बांटने से नहीं, बल्कि वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर रहने से आता है। अपने खर्चों के लिए एक बड़ा हिस्सा हमेशा अपने पास रखें। और पांचवी, हम जैसे अधिकांश भारतीयों के लिए म्यूचुअल फंड में एक अनुशासित SIP दौलत बनाने का सबसे स्मार्ट और सुलभ रास्ता है। ये बातचीत वाकई आंखें खोलने वाली थी। जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं।
जरा सोचिए, आपकी मेहनत की कमाई आपको हर दिन आज़ादी के करीब ला रही है या बस आपकी ज़रूरतें पूरी करके आपको उसी दौड़ में बनाए हुए है।